दिस इज रोनित जैन बैक विद यू। तो आज अपन कर रहे हैं लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का। होपफुली आज का ये अपना लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। हाँ, 2 लेक्चर में शायद अपन ये इसको बाइंड अप कर सके। तो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था? अरे यार सॉरी, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो पिछले लेक्चर में अपन ने थोड़ा इंट्रो लिया था, एग्जाम्स के बारे में जानकारी ली थी और 2-3 पोस्टुलेट्स पढ़ ली थी। तो आज अपन को पोस्टुलेट्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन आते हैं पोस्टुलेट आप लोगों को समझ में आई गई होगी कि क्या थी। अजम्पशंस थी ज्योमेट्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ज्योमेट्री, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड अपनी पोस्टुलेट्स। टर्म पोस्टुलेट अजम्पशन या एक्सियम्स बोल सकते हो आप, एक्सियम्स स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ठीक है, एक्सियम्स विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये अपन की होती है पोस्टुलेट। तो पहली और दूसरी पोस्टुलेट अपन ने समझ ली थी कि स्ट्रेट लाइन को अपन कोई भी 1-2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन अपन को मिलती है। ठीक है, ऐसा ही था ये दूसरी की, अपन कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर ये जैसे। समझ में आई बात? ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को पिछले लेक्चर में। तो अब अपन आज की शुरुआत करते हैं अपना थर्ड पोस्टुलेट के साथ। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मान लो ये सेंटर है ना। तो अब ये एक सर्कल बना दिया मैंने, ये दूसरा सर्कल बना दिया। इसमें क्या हो रहा है? वेरी क्या कर रहा है? रेडियस वेरी कर रही है। तो मैं ऐसे कितने भी सर्कल बना सकता हूं, नहीं बना सकता? अपन वो यार एक होता था, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। तो अपन इसकी बात कर रहे थे, लेकिन वो सर्कल्स का मैं देख रहा था कि सर्कल्स अगर हैंडमेड ना हो, अगर अपन को प्रिंट वो मिल जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में तो कितना बेटर रहता। लेकिन अपन के पास वो नहीं है फैसिलिटी, तो बिना उस टाइम को वेस्ट किए अपन ये इधर आते हैं वापस से। तो ये अपन अब मान लो ये है, ये सेंटर है, ये सर्कल, ये सेम रेडियस, ये दूसरा सेंटर कहीं पर भी है, मैं कहीं पर भी सर्कल बना सकता हूँ। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। सर्कल अपन कोई से भी रेडियस और कितने भी मतलब बना सकते हैं। मान लो मेरे को बनाना है, मेरे को जयपुर की लेंथ का, पूरा जयपुर का बनाना है। मैंने क्या किया, एक वायरली जयपुर की लेंथ जितना लेकर घुमा दिया पूरा, तो उतना सर्कल बना दिया। मैंने पूरा इंडिया की मेजरमेंट लेके सर्कल बना दिया। कितना भी बड़ा सर्कल बना सकता हूँ ना मैं। सर्कल एक पॉइंट फिक्स करना है, जहां से सेंटर फिक्स करना है मेरे को, वहां से बना दिया सर्कल। रेडियस कितनी भी हो सकती है, इतना सा बनाया या इतना बड़ा बना दिया, जैसी आपकी मर्जी। देखो सिंपली बात करें, अगर ये मैंने मतलब ये मेरा पॉइंटर ये फिक्स किया है, तो ये मेरा, इसको मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैंने पूरा रोटेट किया तो ये सर्कल बन गया। अब ऐसे मैं अगर बोलूं, अगर मैं इसको इधर सेंटर ले लेता हूं इस साइड, तो इसको मैं अगर रोटेट करता हूं तो ये अपना क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? समझ में आया? फंडे क्लियर? तो अगली पोस्टुलेट पे चलते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यार अब ये मैं समझा नहीं सकता, है ना। ये कैसे समझाऊं? मतलब अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल की वैल्यू अगर आपकी 90 डिग्री है तो सभी इक्वल होंगे ना। कैसे समझे? मतलब जैसे कि अगर अपन समझना चाहें तो मैं क्या लूं, हाँ ये पेन पेट लेते हैं ना, काम में आएगा। ये एंगल है, ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है? देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अभी चारों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे पीछे की अगर बात करें तो ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर अपना और क्या ले सकते हैं एग्जांपल, ये, हाँ ये पेपर को कैसे भूल जाता है, ये बड़ा साथ दे रहा है। ये मैं मार्क कर देता हूँ इसमें पेन से। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये देखो। आई होप इट्स विजिबल नाउ। देख पा रहे हो? दिख रहा है ना? दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है क्योंकि। तो ये देखो, ये आपका 90 डिग्री है,
ये इक्वल है, ये आपका 90 डिग्री, ये इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये इक्वल है, ये चारों एंगल इक्वल है आपस में। क्यों? ये 90 डिग्री एंगल से, यानी ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। फंडा क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल है। बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि राइट एंगल्स पे अपन राइट एंगल्स की बात कर रहे थे, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गई ना समझ में? तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर अपन की ये समझ में आया ना पेपर से, ये समझ में आया फंडा राइट एंगल का, क्लियर? तो अपन अब पढ़ते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग पोस्टुलेट है अपने लिए। हाँ, ये थोड़ी अलग सी फंडे वाली पोस्टुलेट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इसकी थ्योरी दुखी करती है बच्चों को, ज्यादा परेशान करती है। तो ये देखो, पढ़ो इसको एक बार, पढ़ो इसका। अपन को एक अलग वर्जन भी पढ़ना है, इसीलिए इसको एक बार पढ़ लो, अच्छा रहेगा कि इसको एक बार आप पढ़ लोगे ना तो सही रहेगा। पढ़ो पढ़ो एक बार, खुद ट्राई करो। यस, पढ़ ली? पढ़ ली? हेलो हेलो हेलो, पढ़ लिया ना? हाँ, तो क्या 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 कह रही है, समझ में आया कुछ? या इंग्लिश नहीं आती? अरे इंग्लिश का बड़ा दिक्कत है ना? तो बहुत लोगों को होता है, कोई बात नहीं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडिफरेंटली meet on that side which the sum of angles is less than two right angles। क्या पढ़ दिया सर? क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं, क्या कहना चाह रही है? दो स्ट्रेट लाइन है, अपनी दो स्ट्रेट लाइन्स है, पैरेलल नहीं है, पहले बता रहा हूं। ये लग रही है पैरेलल, नहीं क्लियर कर दूंगा, मिटा रही तो इसको, पैरेलल बनानी नहीं है, पैरेलल समझ लोगे अभी बेमतलब में, ये ऐसी है। अब इस पे मैंने क्या किया है कि एक ये पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करिए, ये लाइन एल बोल दो, ये लाइन एम बोल लो, ये दोनों, ये जो एंगल्स है ना इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या है? लेस देन टू राइट एंगल। दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, और इस एंगल का सम, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है कि इसको मैं प्रोड्यूस करता हूं इस तरफ से, जिस तरफ अगर अपनी ये जो लाइंस है ना इनको प्रोड्यूस करते हैं, चलो प्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है? प्रोड्यूस किया, इसको भी अपन ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करना है ढंग से, प्रोड्यूस हुई नहीं है वैसे, लेकिन ये ऐसे मान लो, तो ये अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। तो जिस तरफ ये समझा रही है लाइन की, ये समझा रहा है कि जिस तरफ अपना इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 से यानी टू राइट एंगल से कम होगा, उस तरफ आपको लाइन को इनडेफिनेटली एक्सटेंड करोगे, इनडेफिनेटली अनगिनत टाइम तक, जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं कर जाते, जब तक बढ़ाओगे तो वो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी। क्या देगी? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी। लेकिन 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 अगर 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 हाँ अगर 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 लेकिन अगर एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाता है ना, सम ऑफ दो एंगल, तो ये क्या हो जाती है? पैरेलल लाइंस हो जाती है। ये आपकी अब वो लाइंस नहीं रहती है। कौन सी लाइंस नहीं रहती है? ये सिंपल लाइंस नहीं रहती है, ये पैरेलल लाइंस हो जाती है। इंसिडेंट लाइंस नहीं रहती है कि ये कोई वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट ने इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं रहती है। ठीक है, बात समझ में आई? फंडा क्लियर? कि मतलब एंगल 180 डिग्री से जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ से अगर लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी न किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं अब करते हैं एग्जांपल्स के साथ शुरू अपना सिलसिला। तो क्या है इसमें अपन की यूज होगी, मैं देखो मेथड लिखने का, मेथड में है ना आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा हूं इसमें लिखने का। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, ये रहा सोल्यूशन इसका, नोट्स में आपके है, मैं सिर्फ समझाऊंगा क्या है, क्योंकि इसका लिखने का मेथड एनसीईआरटी का अगर फॉलो करते हो तो वो बड़ा बेस्ट है, वो ही बेस्ट है आपके लिए। क्यों? एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, मुश्किल से क्वेश्चन आना है, बस अपन को तो क्वेश्चन करना आना चाहिए, लिखना है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखनी है अपन को। अब देखो ए प्लस बी क्या है? ए बी प्लस बी सी को अपन बोल रहे हैं सी को ए सी के प्रूफ करना है। ए प्लस बी जो है ए प्लस ए बी, गाइस
ए बी प्लस बी सी इक्वल है ए सी के। ए बी प्लस बी सी को अगर अपन देखें तो ये कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, कोइंसाइड विद ए सी। ए बी प्लस बी सी जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, यानी अपनी एक्सियम 4 कौन सी थी, एक्सियम 4 कौन सी थी, एक्सियम 4 वो एक्सियम याद आ रही है जो अपन बोलते थे कि दो चीजें अगर कोइंसाइड कर रही है तो वो दोनों इक्वल होगी। तो ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड कर रहा है ए सी के, तो यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के, ठीक है, वो कोइंसिडेंस वाली एक्सियम, तो इधर लिखा हुआ है। ऑल्सो यूक्लिड्स एक्सियम 4 से थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये आपके लिए प्रिंटेड सोल्यूशन है एनसीईआरटी का। तो note that in this solution it has been assumed that there is a unique line passing through this point। तो ये assumption है, ये क्वेश्चन का एक एरर है, वो अपन को नहीं ध्यान रखना है, अपन को सिंपली एक क्वेश्चन की तरह इसको हैंडल करना है। तो अपन आगे बढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मान लो ये अपन को लाइन सेगमेंट दी हुई है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे बनेगा। अब इस पॉइंट से ये लेंथ इसकी एल है, क्या करो, एल लेंथ की, इधर से एल लेंथ की आर्क काट दो, ये आर्क काट दी एक ऐसे, है ना। अब इस पॉइंट से एल लेंथ की फिर से एक और आर्क काटो, सॉरी गलत बन गई, ये थोड़ा ये काटा। अब ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो। अरे यार क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, इरेजर, ये इरेज किया, ये इरेज किया, ये इरेज किया, है ना। तो ये देखो, अब इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि सहूलियत रहे, हरा ले लेते हैं। ये शांति से ज्वाइन किया, ये फिर शांति से ज्वाइन किया, तो ये अपन को मिल जाएगा एल और एल लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया प्रोसेस, यही प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे आर्क में बना देता हूं, इधर आर्क नहीं बन पाई थी, ये आर्क बन गई आपकी, ठीक है। Here you need to do some construction using Euclid's postulate 3. You can draw a circle with a point A as center. ये A, ये B, ये A, ये B, ठीक है। ए पॉइंट से अपन ने सेंटर लेके, ए पॉइंट को सेंटर लेके ए बी लेंथ की रेडियस से सर्कल बनाया। सिमिलरली ड्रॉ अनदर सर्कल, तो ये दूसरा सर्कल, आर्क काट रही, सर्कल मत बनाना, आर्क बना लेना सिंपली, ठीक है। टू सर्कल्स मीट एट पॉइंट सी, ये सी बोल दिया। नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए सी और ए बी, तो ए बी और ये सी, ठीक है। ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन को मिल जाएगा। तो यही था, यही प्रूफ था कि अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे बना लिया। तो ये स्टेटमेंट आगे का आप पढ़ लेना, तो अपना क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन ये देखते हैं थ्योरम 5.1। एक थ्योरम है, टू डिस्ट्रिक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब ये कोई भी दो लाइन अपने पास, मान लो ये एल है, ये लाइन अपने पास एक एल है, ये दूसरी लाइन है अपने पास एम, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। ये एल है, ये आपकी एम इंटरसेक्ट कर रही। मान लो ये पॉइंट पी है जिसपे वो इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट और है क्यू जिसपे वो इंटरसेक्ट और वापस से इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड, तो अगर अपन को प्रूफ करना है कि वो जो पॉइंट है ना पी और क्यू वो सेम होंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन प्रूफ पढ़ो, रीड करो, सिंपल थ्योरी है। थ्योरी देखो, here we in the line, here we are given with two lines L and M, we need to prove that they have only one point common। ये अपन का वो स्टेटमेंट हो गया स्टार्टिंग का। फॉर, तो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए ना अपन को मेथड वाइज, तो वही चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से P and Q, so we have two lines passing through two distinct point P and Q, but this assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct point। मतलब अगर P और Q दो पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रही है, दो लाइन पास हो रही है, लेकिन अपनी पोस्टुलेट अपन ने क्या पढ़ी थी,
पॉस्टुलेट क्या थी, पॉस्टुलेट वन कि पॉस्टुलेट वन, हाँ पॉस्टुलेट वन कि एक स्ट्रेट लाइन अपन 2 पॉइंट से पास हो सकती है। अगर 2 पॉइंट पे एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है तो अपन 2 पॉइंट पे 2 स्ट्रेट लाइन पास करा रहे हैं, क्योंकि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये अजम्पशन अपना क्लैश कर रहा है। क्या हो रहा है, अपना अजम्पशन क्लैश हो रहा है। तो ऐसे अपन क्लैश तो होने नहीं देंगे। तो सो द अजम्पशन वी स्टार्टेड, तो अपना अजम्पशन रॉन्ग था, यानी 2 पॉइंट से पास नहीं करती है, ये रॉन्ग है अपना अजम्पशन, यानी एक ही पॉइंट से पास करती है। क्लियर, समझ में आया? समझ में आना चाहिए। देखो मेन ये है कि सोल्यूशन लिखूं मैं, लिखूं नहीं लिखूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अपन करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से तो यार कितनी भी लाइन निकल सकती है ना, एक सिंगल पॉइंट से तो कितनी भी लाइनें निकल सकती है। कोई पॉइंट है, ये एक लाइन निकल गई, ये दूसरी लाइन निकल गई, ये तीसरी निकल गई, ऐसे कितनी भी लाइन्स निकल सकती है। तो ये तो फॉल्स हो गया अपना, फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नहीं जी, अब ये स्टेटमेंट फॉलो हो गया, 2 लाइन है तो एक ही 2 पॉइंट है तो ये एक ही लाइन मिली, ये ऐसे निकालूंगा तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया अपना। हो गया नहीं हो गया, ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया। अब आते हैं अपन इस वाले स्टेटमेंट पे। समझ लो, फंडे समझ लो क्लियरली कि अपन कैसे इनको गलत प्रूफ कर रहे हैं। पर मैं तो सिंपल दिखा के प्रूफ कर रहा हूं आपको थ्योरम से। विजुअली हो गया वो पहला वाला, तो 2 पॉइंट पे अपन इस पे तो पोस्टुलेट 5.1 लगा लो, ये वाली पोस्टुलेट, ये वाली पोस्टुलेट स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाली, तो ये वाली पोस्टुलेट यूज कर लो, है ना। अब अगर अपन ये वाली देखें, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, तो ये तो पोस्टुलेट है अपनी कि अपन की एक्सियम पोस्टुलेट 2 है, तो अपन इसको कर सकते हैं, यानी अपना क्या है, ट्रू है। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। जी हाँ, जी हाँ, हाँ हाँ, मतलब अगर 2 सर्कल इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे। क्या पढ़ा था अपन ने कि कोइंसिडेंट है या सुपर इंपोज है तो वो इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो सुपर इंपोज कर रहे होंगे, जरूर है ना। तो ये अब ये 2 सर्कल है, तो अगर सुपर इंपोज कर रहे हैं तो उनका रेडियस सेम है, तभी तो वो इक्वल है। इक्वल कैसे होंगे, किस तरह से इक्वल होंगे, एरिया इक्वल होगा या फिर मतलब क्या होगा इनका इक्वल। तो कॉमन जो होगी ना रेडियस ही है, रेडियस से ही तो बनता है सर्कल, पॉइंट थोड़ी होता है। एक पॉइंट सर्कल थोड़ी की बात कर रहा हूँ, रेडियस की। अब पॉइंट सर्कल भी बात कर रहे हैं, अगर अपन पॉइंट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 0 होता है, तो उस वाले का भी रेडियस 0 होगा। अगर इक्वल है तो 2 पॉइंट इक्वल है तब रेडियस 0 है, रेडिया इक्वल होगा। क्लियर, तो ये अपना क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं 5वें वाले क्वेश्चन पे। इन फिगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई ए बी। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था इक्वल्स वाले में, एक्सियम समझाई थी, याद है कि मैंने लाइन के थ्रू समझाया था कि अगर कोई भी 2 चीज, इफ 2 सेम थिंग्स आर इक्वल टू, इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू अ सेम थिंग देन दीज बोथ आर इक्वल, वो वाली एक्सियम है। तो वही एग्जांपल है, ये अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर 1 में देखा था ये वाला। तो ये स्टेटमेंट अपना ट्रू है। लेक्चर 1 को रिफर कर लेना इसके लिए, लेक्चर 1 में समझाया था मैंने, है ना। अब आप लोगों को लगेगा कि सर टाइम बचाने के चक्कर में, देखो टाइम इसलिए बचाना है क्योंकि अपन को आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ये मतलब मैंने समझाया थी, ये चीज पूरी समझाई थी लेक्चर 1 में। तो जो बच्चा यहाँ पे अभी देख रहा है ना इस लेक्चर को, तो वो लेक्चर 1 में ये सब देख के आ रहा है ना। क्योंकि ऐसा तो हम अज्यूम नहीं कर रहा है कि कोई बच्चा सीधा लेक्चर 2 पे बैठा है, नहीं ना। तो एज अजम्पशन तो मेरा करना गलत है। रिवाइज करना है तो आप वो लेक्चर 2 पे देख सकते हो फटाफट से, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को ज्यादा, है ना, दिक्कत होती है फिर, क्योंकि अपन के पास टाइम की बड़ी वो है, किल्लत है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज इसको खत्म कर दूं। खत्म हो जाएगा आज। अब अपन आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी एंड ए एंड बी, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये अपना पॉइंट सी आ गया। अब ए सी और बी सी अपन को इक्वल दिया हुआ है, ए बी और बी सी, ए बी और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट सी हो गया अपना। अब अपन को क्या दिया हुआ है, ये इसकी इक्वल है ना। देन प्रूव डेट ए सी इज इक्वल्स टू, अब ए बी को मैं लिख रहा हूं, देखो ए बी को मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस सी बी, या बी सी, बी सी भी लिख लो, या बी सी, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब ए बी और बी सी मेरे को इक्वल दिए हुए हैं, ए बी ए सी को सी बी को सकता हूं ए सी, यानी 2AC। तो ए सी क्या हो गया, हाफ टाइम्स ए बी। यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगा इसको लिखने के लिए, मेरे को सुपर इंपोज कोइंसिडेंट वाली थ्योरम, एक्सियम 5 कोइंसिडेंट वाली,
जो अपन ने एग्जाम्पल 1 में देखी थी वो वाली थ्योरम। तो ये हो गया क्लियर फंडा। तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया, ऐसे ही लिखना है बस, यहाँ पे एग्जाम का स्टेटमेंट और लिखना है और फिर यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मान लो इसको अपन उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से अपन ने थ्योरम को प्रूफ किया था कि 2 पॉइंट वाली को। मान लो किसी लाइन के पास 2 मिड पॉइंट है, किसी लाइन के पास 2 मिड पॉइंट है। मान लो, ये बात मेरी मान लो कि किसी लाइन के पास 2 मिड पॉइंट है, तब क्या, ये मान लेते हैं अपन कि ये लाइन जो है अपनी ए है, ये लाइन जो है अपनी वो बी है, इसका मिड पॉइंट सी है। या एक मिड पॉइंट तो अपन डिफाइन करना था, सी और डी इसके मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट मान लेते हैं अपन। सी और डी जो है इसके मिड पॉइंट है, सी एंड डी आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ऐसे ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। ये होगा, होगा नहीं होगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी और ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। अब ए सी प्लस बी सी ये किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के, और ए डी प्लस डी बी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के। तो यहां से मैं देखूं, अगर ए बी होगा ये, यहां से अगर मैं देखूं, यहां से मैं देखूं ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, आप निकल के आएगा। देखो करते हैं इसको, कैसे आएगा ये देखते हैं। ए सी बी सी के बराबर था तो यहाँ पे डाला अपन ने कितना, इसको देखो यहाँ पे देखा, ये 2AC हो गया, 2AC इक्वल्स टू AB। AD किसके बराबर था, DB के, तो यहाँ पे 2AD इज इक्वल्स टू AB। AB और AB वाली चीजें इक्वल होगी, दो चीज अगर किसी भी इक्वल के हैं, एक्सियम वाली याद आई, इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ 2AC इज इक्वल्स टू 2AD। अब AD, तो 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल होते हैं, वो वाली एक्सियम। तो अब AC इक्वल्स टू AD। अब AC और AD कब इक्वल होंगे, AC और AD ये तब इक्वल होंगे जब C एंड D आर सेम पॉइंट, आर सेम पॉइंट, ये तभी इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। जब तक ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है तब तक ये इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर? आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ प्रिटी मच क्लियर नाउ। तो हो गया ये क्वेश्चन। तो यानी सी ए की अपना मिड पॉइंट हो सकता है। अब ये देखो, ए सी ए इन फिगर इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी देन ए बी और सी डी को प्रूफ करो। देखो ए सी को मैं लिख सकता हूं इधर ए बी प्लस बी सी, ऐसे ही सी बी डी को मैं लिख सकता हूं, सॉरी बी डी को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस सी डी, है ना। अब ये दोनों इक्वल है, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। इक्वल से एडेड, इक्वल चीज को, दो इक्वल चीज में अपन ने इक्वल ऐड किया है, किसी भी चीज को इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है। बीसी को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे को ए बी और सी डी इक्वल मिल जाएंगे। बीसी तो कॉमन है, तो बीसी को अगर मैं माइनस कर देता हूं एक्स से तो अपन को मिल जाएगा। डन, समझ में आ गया ना। Why axiom 5 in the list of Euclid's axiom is considered a universal truth? भाई साहब axiom 5 कौन सी थी, याद है किसी को? axiom 5 कौन सी थी? मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। अरे याद है यार, ऐसी क्या करते हो? किस बच्चे को याद है? जिस बच्चे को याद है हाथ रखो। देखो axiom 5 क्या थी अपनी, मेरे को जहां तक याद आती है, the whole part is greater than the another। तो इसको अपन यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा जाता है, इसका अगर अपन देखें, मतलब सोचें कि इसको होल हमेशा बड़ा होता है यार, मतलब अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूं आप लोगों को, मेरे को वो मेरा खुद का वो हो गया है। यूनिवर्सल ट्रुथ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर चीज के लिए, हर मतलब कि कोई भी चीज पे एग्जिस्ट कर जाती है। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज के लिए अपन को एग्जिस्ट कर जाएगी ना। सोचो, खुद सोचो, एक बार खुद दिमाग लगाओ अगर, तो ये जो अपना है यूक्लिड का 5th एक्सियम, ये आपका हर चीज के लिए, हर उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, हर के ऊपर डिपेंड करेगा। वैलिड फॉर एवरीथिंग, वैलिड फॉर एवरीथिंग। अब देखो एनसीईआरटी में एग्जाम 5 लिखा हुआ है, लेकिन आपको वहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो एग्जाम पूरी लिखी हुई दी जाएगी। तो वो एग्जाम क्या है वो मैं बता देता हूं। द होल पार्ट इज ग्रेटर देन, द होल
इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये आपका वो है, ये आपकी थ्योरम थी, ठीक है। तो ये हर चीज के लिए वैलिड है, इसीलिए इसको अपन यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब अपन आते हैं आज के अपने नए फंडे पे, यूक्लिड्स इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या कहता है ये फिफ्थ पोस्टुलेट का फंडा? इस बात को एक बार आप लोग पढ़ो, करो एक बार, इसको एक बार ट्राई करो। मैं जब तक एक सेकेंड एक चीज देख लेता। हाँ, तो मेरे को जो चीजें चाहिए थी वो मेरे पास है, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ो, एक बार पढ़ लो एक बार। फिफ्थ पोस्टुलेट थी क्या? मैं जब तक हाइड्रेट होता हूँ। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट मतलब कि फिफ्थ पोस्टुलेट को, ये जो अपनी थी कि स्ट्रेट लाइन वाली की इंटीरियर एंगल अपना कहीं पे अगर जिस तरफ छोटा होता है, जिस तरफ अपना इंटीरियर एंगल छोटा होता है उस तरफ, जिस तरफ 180 डिग्री का सम लेस देन होता है उस तरफ अगर एक्सपेंड करते हैं, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली देन मीट ऑन दैट साइड द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी ये अपन ने अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले ही समझा था। तो अब L और M दो लाइन मान लो, फॉर एवरी लाइन L एंड M, यहाँ पे M भूल गए, फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। ये पॉइंट जो है आपका P है। क्या कह रहे हैं? अब अपन इससे कह सकते हैं कि L लाइन कोई भी पॉइंट डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस पे होगा जो कि P इस L लाइन पे कोई पॉइंट P है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, प्लेस आउट नहीं हो रहा है, उसको मैं बोलता हूं अगर कि एक लाइन हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो कि पैरेलल होगी L के और इस पॉइंट से पास कर रही होगी M लाइन, है ना। फॉर एवरी लाइन L की कोई भी ये लाइन है L के, तो ये लाइन जो है ना ये हमेशा कोई भी पॉइंट P से पास करेगी, तो ये पैरेलल होगी। ये वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना इधर, ये वाली लाइन को, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी, लेकिन M को एक्सटेंड करते जाओगे ना वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो पैरेलल लाइन देगी। यानी टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यानी एक ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, दो चीजें कंक्लूजन करने के लिए अपने पास है, ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो पैरेलल एक दूसरी लाइन की नहीं हो सकती। मतलब L और ये वाली लाइन बोल देता हूँ A, M और A इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन A इसके पैरेलल नहीं है, A से भी इंटरसेक्ट कर जाएगी, इसको इधर एक्सपेंड करोगे तो इधर इंटरसेक्ट कर जाएगी। यानी जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में वो एक लाइन के पैरेलल हो जरूरी नहीं है, सेम लाइन के पैरेलल हो जरूरी नहीं है। A जो अपना पैरेलल होगा वो इस लाइन के होगा, इस तरह के इसी लाइन के, ऐसी कुछ होगी, ये ऐसी कुछ होगी। मतलब समझ रहे हो ना, फील समझ रहे हो ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। फंडा समझ रहे हो ना, फील समझना क्वेश्चन की कि क्या कहना चाह रहे हैं पर यही है, सिंपल सा है कि इतना से समझाना है कि कोई भी लाइन जो होगी ना उसकी एक लाइन कोई भी पॉइंट P से, उससे जो पॉइंट P उस पर लाई नहीं कर रहा है उससे एक लाइन ऐसी पास हो सकती है जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी और वो यूनिक लाइन होगी। और अगर उस लाइन के साथ जो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना वो उसके पैरेलल नहीं होगी कभी भी, जिस लाइन की वो पैरेलल है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस पे दो ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी, एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को खुद को कमेंट सेक्शन में करना है, उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, और एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो आज अपना ये चैप्टर बाइंड अप होने जा रहा है ना, इस पे कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन अपन नहीं करना है, तो ये 2 लेक्चर में खत्म हो गया अपना चैप्टर। तो इसको एक एग्जाम्पल को देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट are everywhere equidistant from one another. Is this statement a direct consequence of Euclid's fifth postulate? सीधे सीधे सवाल किया है कि अगर कोई भी दो लाइन इक्विडिस्टेंस है एक दूसरे से, सारे पॉइंट्स उसके, यानी वो दो लाइन जो है वो पैरेलल है। यार अभी पैरेलल, एक सेकंड रुको, है ना, वो दो लाइन अपनी क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है।
इक्वी डिस्टेंस है कितनी भी लाइन। तो ये क्या, ये अपन से पूछ रहा है कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, क्या इसका डायरेक्ट अपन इसको डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं? तो अपन को इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब जो भी अपना आंसर है ना, इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। तो एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिया हुआ था, अब एनसीईआरटी में आपको कैसे समझाया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है अपन, देखो फंडे देखते हैं ना, अपन खुद एक बार ट्राई करते हैं इसको समझने का कि क्या था। मतलब एक बार 2 मिनट के लिए इस वीडियो को है ना मैं बोलूंगा कि एक बार पॉज करो और सोचो कि क्या अपन इसको बोल सकते हैं। अज्यूम करो कि अपन क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं यार, सोचो 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 सोचो, मैं भी सोचता हूँ, मेरे दिमाग में तो है, देखो मेरे को तो पता है क्या बोलना है अपन को। देखो 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 देखो, अब सुनो, सोचा ना, कुछ तो सोचा ही होगा। देखो मैंने क्या सोचा है, मेरे को ऐसा लगता है, देखो ये अपन ने जो पिछला भी अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा, ये लाइन एल बोल देते अपन, ये पॉइंट बोल देते हैं पी, इससे दूर है पी पे, इस पे लाइन नहीं कर रहा है, इससे पास हो तो रही है, ये लाइन इक्वी डिस्टेंस से पॉइंट, इससे एक लाइन इक्वी डिस्टेंस सारे पॉइंट से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अपना, अगर मैं उससे बना दूं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना ये है, तो इससे मैं अगर बना देता हूं, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मेरे को पता नहीं है कि पी पॉइंट जो है अपना, जो पी पॉइंट है अपना वो इक्वी डिस्टेंस है, वो अपन ने पिछले अभी थ्योरम में पढ़ा कि उसको अपन बोल सकते हैं इक्वली, इसका इसको अपन एक नाम दे देते हैं, प्ले फेयर एक्सियम बोलते हैं इसको, यही स्टेटमेंट, देन बाय प्ले फेयर एक्सियम विच इज इक्विवेलेंट। तो ये कि इक्वी डिस्टेंस है तो मैं इसको बोल तो सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस अपन का था, तो कोई भी डिस्टेंस पे अपन ने पॉइंट लिया था तो पॉइंट से लाइन पास हो रही थी, तो वो लाइन को ही अपन ने बोला था ना, तो यहाँ पे अपन को पॉइंट की जगह एक लाइन दे दी है, तो है तो इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे इज द स्टेटमेंट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, तो मैं यहाँ पे यस जाऊंगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या दूंगा, जो अपन ने इक्विवेलेंट वर्जन पढ़ा यूक्लिड्स की फिफ्थ थ्योरम का, जो कि अपन ने एक प्ले फेयर एक्सियम बोली, वो ही था। तो समझ में आया, ये आप लोग देख लेना इसका सोल्यूशन। अपन बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है, एनसीईआरटी में भी देखो अगर आप रिफर करोगे ना, एनसीईआरटी में बोल दिया है कि बच्चों से आंसर पूछो, और तो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ इसका प्रोसीजर, कि आप लोग बताओ आंसर इसका, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आंसर, कमेंट करोगे अगर आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आंसर, मैं वहां पे आपको डिस्कस करूंगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको, अगर आप कुछ गलत सोच रहे होंगे तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर मिलेगा इसको आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या वो करता है? देखो इसका भी अपन अगर सोल्यूशन देखना चाहें, मतलब ये सोल्यूशन है इसका, पढ़ लेना, में करता है, पैरेलल लाइंस को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट बोलता है, क्योंकि अगर एंगल मैंने बताया था तभी एक केस स्पेशल लेके बताया था ना, कि इक्वल जो होंगे 180 डिग्री वाला केस, अगर 180 डिग्री होगा ना छोटा है ना बड़ा है 180 डिग्री, तो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, ये केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार इसका सोल्यूशन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो अब अपन ये चैप्टर खत्म करते हैं, है ना। हाँ मेरे को पता है, मैंने थोड़ा ये आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट था, क्रिस्प था, लेकिन आप लोगों को तो पता है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन हम लोग आपकी टेलीग्राम के थ्रू। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी तो अपन टाटा बाय बाय करते हैं और आगे समझते हैं कि कैसे, देखो टेलीग्राम के थ्रू आप कैसे लिंक कर सकते हो, मैं ये सब बता देता हूँ आपको। ये समझ लो, इसमें लंबा जा रहा है कोई बात नहीं। ए यार एक तो पेन बड़ा दुखी कर रहा है आज, है ना। देखो टेलीग्राम ऐप होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में उसमें जाओगे, ज्वाइन करोगे और फिर आप हमसे पर्सनली उस ग्रुप पे ऐड हो जाओगे। उस ग्रुप पे हमें सारे बच्चे हैं, बच्चे जो भी आप लोग ज्वाइन करोगे, आप लोग ही हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और हम लोग पर्सनली डाउट आपका सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।
और दोस्तों को बताओ। सो टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे, बाय गाइस।